हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बायोलॉजी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक फाउंडेशन चैप्टर है। अगर आपको बायोलॉजी का कोई भी नॉलेज चाहिए तो सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानना जरूरी होता है। आज हम लोग सेल का डेफिनेशन और थोड़ा हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमारे बुक में भी दिया हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक पार्ट है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर इसीलिए क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो लिविंग होने के लिए उसके बॉडी में सेल होना जरूरी है। जैसे एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बहुत सारे ब्रिक से बनता है कि नहीं? तो हमारे बॉडी का जो ब्रिक है वो एक एक सेल है, ठीक है? तो वो सारे सेल मिलके हमारा पूरा बॉडी बनाता है। पहले ये सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, फिर ये टिश्यूज मिलके कोई ऑर्गन बनाता है, वही ऑर्गन बाद में जाके ऑर्गन एक सिस्टम बनता है, उसके बाद हमारा पूरा बॉडी बनता है। लेकिन जो सबसे बेसिक है वो है सेल। सेल से ही सब कुछ बनता है। सेल के नीचे अगर कोई भी चीज हो, सेल से अगर छोटा कोई भी चीज हो, उससे हमारा बॉडी मतलब या फिर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है? तो ये सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक ने ये सेल सबसे पहले एक कॉर्क मतलब ये जो शैंपेन वगैरह का बोतल होता है, पुराने पुराने जो बोतल्स होते हैं उनमें देखना जो कैप होता है, वो कॉर्क मतलब एक पेड़ का मतलब जो डेड सेल्स है उससे बनता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बोतल के कॉर्क से मतलब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल्स। कोई कहता है कि बार्क ऑफ ट्री से। तो बेसिकली हमें इतना झंझट में नहीं पड़ना है, हम लोग को ये बस जान के रखना जरूरी है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल्स में सेल डिस्कवर किया था। और ये जो कॉर्क सेल्स है ये प्लेंट्स के होते हैं, याद रखना, ये प्लेंट्स के होते हैं और ये डेड सेल्स है, मतलब ये जो सेल्स होते हैं ये मरे हुए सेल्स हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वो मरे हुए थे और उन्होंने जब देखा था सेल मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, कुछ कंपार्टमेंट के जैसा, ठीक है? ऐसे कुछ कंपार्टमेंट के जैसा मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर देखा और उसका नाम दिया सेल। क्योंकि जैसे जेलों में जो कैदियों को रखा जाता है उसको भी सेल कहा जाता है, वो भी एक छोटे छोटे बॉक्स में रखते हैं। तो इसीलिए ऐसे बॉक्स देखा तो उसका नाम सेल दे दिया था। उसके बाद सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लिविंग सेल देखा, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स देखा था, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लिविंग सेल देखा उनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक। याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेल डिस्कवर किसने किया तो आपको लिखना है रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपको पूछे कि सबसे पहले लिविंग सेल्स किसने देखा तो आपको एंटोन वॉन लीवेनहुक का नाम लिखना है। और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने लिविंग सेल्स पानी लिया और पानी में जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, एमीबा वगैरह ऐसी चीजों में उन्होंने देखा था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो मेन मतलब इंस्ट्रक्टिंग बॉडी होता है सेल का, इसको हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं सेल का। तो वो चीज जो न्यूक्लियस होता है उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। उसके बाद पर्किंजे ने मतलब सेल के अंदर कुछ वाटरी सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस देखा था जिसका नाम प्रोटोप्लाज्म पर्किंजे ने रखा था। उसके बाद अभी हम लोग सेल थियरी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो सेल थियरी बेसिकली क्या है कि पहले दो साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था श्लीडेन एंड दूसरे हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम है श्वान। इन दोनों ने सेल का ऑब्जर्वेशन करने के बाद दो थियरी दिया था।
एक सबसे पहला थियरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल से ही बनता है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनते हैं या फिर सेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसी से ही बनते हैं। सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। मतलब किसी को जिंदा रहने के लिए सेल का जिंदा रहना सबसे जरूरी है। तो अगर कोई किसी इंसान का सेल काम नहीं कर रहा है, उसके बॉडी में सब सेल मर गए हो, यानी वो इंसान भी मर जाएगा। तो इसीलिए अगर इंसान को जिंदा रहना है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उसके सेल को भी जिंदा रहना जरूरी है, उसके सेल को अच्छी तरह फंक्शन करना जरूरी है। अगर कोई भी सेल अच्छी तरह फंक्शन नहीं करेगा यानी वो इंसान भी बीमार पड़ेगा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिन्होंने देखा कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, तो उन्होंने ये जो सेल थियरी था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने बोला था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये मतलब रशियन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुलेस सेलुला, जिसका मतलब है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो ये लाइन जिन्होंने बोला उनका नाम है रुडोल्फ वार्चाव। तो ये तीन साइंटिस्ट का जो थियरी है उसको मिला के हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न सेल थियरी। तो अगर आपको सेल थियरी के बारे में आए तो ये तीनों लिखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। और सेल थियरी देने वाले लोग श्लीडेन एंड श्वान और रुडोल्फ वार्चाव। तो ये था कुछ हिस्ट्री सेल के बारे में। अभी हम सेल के कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल बहुत सारे शेप्स में आते हैं, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेल के शेप्स मिलते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये इरेगुलर सा शेप है। ये इरेगुलर सा शेप ये हमारे बॉडी का जो WBC है उसमें पाया जाता है। इस सेल को एमीबॉइड शेप भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एमीबा के जैसा दिखता है। तो ये जो इरेगुलर शेप है ये हमारे बॉडी का जो WBC है उसमें पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। ये जो है इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। स्केलेटल मसल सेल्स भी बोल सकते हैं। ये इस शेप का जो सेल है ये हमारे स्केलेटल मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो शेप है इसको कोएनोसाइट्स कहा जाता है। इस शेप को कोएनोसाइट्स कहा जाता है। ये जो शेप का जो सेल है ये पोरीफेरेंस में, ज्यादातर पोरीफेरेंस जो होते हैं इनमें पाया जाता है। एनिमल किंगडम में आप लोगों को पोरीफेरस मिला होगा, तो पोरीफेरा में इस शेप का सेल मिलता है वहां पे। उसके बाद इस शेप का जो सेल है ये हमारे बॉडी में मसल सेल्स में पाया जाता है। इस शेप का सेल मसल सेल्स में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद राउंड कलर का जो होता है ये ज्यादातर हमारे बॉडी में RBC जो रेड ब्लड सेल है उसमें राउंड कलर का, ये हम लोगों ने हमारे बुक में भी दिया हुआ है। राउंड कलर का शेप जो है ये RBC का शेप होता है। RBC जो सेल है रेड ब्लड सेल, और इसका खासियत ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बात याद रखिए, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। हालांकि जो RBC मैमल्स का RBC जो मैमल्स का होता है उनमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। RBC ऑफ मैमल्स लैक न्यूक्लियर। तो ये बात याद रखिए कि ये RBC ऑफ मैमल्स में न्यूक्लियर नहीं होता है, और जो RBC फ्रॉग वगैरह का होता है उन लोगों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं इस शेप में। ये शेप इस शेप के सेल को हम स्पर्म सेल भी कह सकते हैं। इंसान के बॉडी में जो स्पर्म है उस सेल का शेप इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्यूबॉइडल सेल है,
क्यूबोइडल सेल्स हमारे बॉडी में ये लंग्स में पाया जाता है। उसके बाद न्यूरॉन्स, ये आप लोगों को पिछले क्लासेस में मिला होगा कि न्यूरॉन, हमारे बॉडी का जो न्यूरॉन होते हैं उनका सेल, न्यूरॉन सेल्स का शेप ऐसे होता है। और न्यूरॉन का काम क्या होता है कि सिग्नल ट्रांसमिट करना, हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसमिशन न्यूरॉन सेल से होता है। उसके बाद ये देखें गॉबलेट सेल्स, ठीक है, जो कि लीवर में पाया जाता है। उसके बाद ये जो शेप, ये शेप को हम बोलते हैं कि फ्लेम सेल्स, और ये फ्लेम सेल्स ज्यादातर पाए जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस में ये सेल्स पाए जाते हैं। आपको एनिमल किंगडम में प्लेटीहेलमिन्थिस मिला होगा, तो वो प्लेटीहेलमिन्थिस में ऐसे शेप के सेल्स बहुत मिलते हैं। और भी बहुत सारे शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका नाम भी अलग अलग होता है। तो ये बात हम लोग को जानना जरूरी है कि सेल्स बहुत सारे शेप्स में आते हैं, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेल का शेप अलग होता है, एक ही बॉडी में भी बहुत तरीके के सेल के शेप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वेरियस ऑर्गेनिजम्स का शेप भी अलग होता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनका भी आप देखिएगा, हम आगे देखेंगे कि उनका जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका शेप अलग अलग होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं सेल के साइजेस के बारे में। सेल भी बहुत डिफरेंट साइजेस में आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, याद रखिए पीपीएलओ, और इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा है, जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, ये बात याद रखिए। माइकोप्लाज्मा में नो सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल इसमें नहीं होता। और इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, ये बात याद रखिए, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच जो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो उस ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, जो अंडा होता है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। उसका साइज होता है 6 इंचेस, ठीक है। तो ये दो ही, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। अभी हम सेल के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल बेसिकली दो टाइप के आते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरे हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और दूसरे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। ये हमने पहले भी वीडियोस में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड, और कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इस सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पुराने टाइप का होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये यूकैरियोटिक, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा मॉडर्न है, ठीक है। तो ये थोड़ा इवोल्व है,
तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा प्रोकैरियोटिक के बारे में जानेंगे। अभी हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादातर, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादातर बैक्टीरिया में होते हैं। बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया ज्यादातर पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो एक नॉर्मल जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसको हम सेल वॉल कहते हैं। और इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूकोपेप्टाइड का भी हो सकता है। तो जो सबसे आउटर लेयर एक बैक्टीरिया का एक सेल वॉल होता है और जो कि प्रोकैरियोटिक पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। ये सेल वॉल के अंदर का जो लेयर है सेल वॉल के अंदर का जो लेयर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर का लेयर होता है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कभी कभार कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं। ये जैसे मैंने कुछ इनफोल्डिंग्स बनाया है, इन इनफोल्डिंग्स को हम मेसोसोम्स कहते हैं। और ये मेसोसोम्स का काम क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब एक सेल है, सपोज ये सेल जब डिवाइड होने वाला होता है, सो ये पकड़ लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है। ये जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये मेसोसोम्स एक दूसरे के साथ बढ़ के ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे सेल का पूरा डिवीजन हो जाता है। दो सेल अलग अलग बन जाते हैं। तो ये बेसिकली डिवीजन में हेल्प करता है। और इसका दूसरा फंक्शन भी है, और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये जब सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यूकैरियोटिक सेल में हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो ये प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी करता है। तो हेल्प्स इन सेल डिवीजन और रेस्पिरेशन। अभी इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो बेसिकली उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ज्यादातर एक्सचेंज करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने सारे ज्यादा इनफोल्डिंग्स हो गए, जैसे क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में विलाई होता है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स क्या करते हैं, ये जो मेसोसोम्स होते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ये रेस्पिरेशन कर सकता है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो एक प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से डिफरेंशिएट करता है, वो है एक न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियोइड होता है उसके बाहर कोई भी ऐसा लेयर नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। यही चीज है जो एक प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से डिफरेंशिएट करता है। ये पूरा नेकेड है, ये पूरा नेकेड है, ऐसे ही खुला हुआ रहता है ये सेल के अंदर। और यही एक जेनेटिक मटेरियल होता है एक बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यही न्यूक्लियोइड होता है। यही सब इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया को देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरे जो सेल का फंक्शन है यही रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, ये प्लाज्मिड, ये बायो मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत यूजफुल होता है। जितने भी बायोटेक के काम होते हैं उनमें ये बहुत, ये जब हम डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे बायोटेक्नोलॉजी तब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग को पता चलेगा कि कैसे एक सेल का जीन कोई भी
प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी केमिकल हो या फिर कोई भी कुछ बायोलॉजिकल मतलब सब्सटेंसेस हो प्रोड्यूस करने के लिए एक एनिमल से बैक्टीरिया के ये डायरेक्ट यहाँ पे तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके साथ अगर हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो बैक्टीरिया मर भी सकता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए क्या होता है, इसी बैक्टीरिया में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं ताकि यही प्रोडक्शन करे। एग्जाम्पल हम इंसुलिन का ले लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इंसुलिन किसी इंसान के बॉडी में खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा इंसुलिन लेते हैं। तो आजकल क्या किया जाता है, तो वही इंसुलिन का जीन होता है जो वही इंसुलिन का जीन लाके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो क्या करता है, यही बैक्टीरिया जब जितना भी रेप्लिकेट होता रहता है तो उसके अंदर ये इंसुलिन का प्रोडक्शन भी होता रहता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें हम इतना डीपली अभी नहीं जाते हैं। तो ये बात याद रखिए कि न्यूक्लियर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में, जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। और ये जो न्यूक्लियोइड होता है, जब भी ये रेप्लिकेट बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट होने वाला था तो ये न्यूक्लियोइड बीच से हट के यहाँ पूरा सेल वॉल के साथ अलाइंड हो जाता है। और जब ये रेप्लिकेशन नहीं कर रहा होता है तो ये बीच में होता है। उसके बाद सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में सब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से ये पूरा सेल लिविंग रहता है। साइटोप्लाज्म में जितने एंजाइम्स प्रेजेंट है उसी की वजह से पूरा ये सेल का फंक्शन चलता रहता है। और साइटोप्लाज्म में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है राइबोसोम्स। और हमें पता है कि राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन प्रोडक्शन। प्रोटीन प्रोडक्शन का काम यही राइबोसोम्स करते हैं। इनके साथ साथ साइटोप्लाज्म में एक और चीज प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या करते हैं, यहाँ पे ये सब फैट्स या फिर एयर या फिर प्रोटीन, ये सब जितने भी स्टोरेज का काम होता है, जितने भी स्टोरेज का काम होता है, फूड का स्टोरेज हो या फिर कोई भी गैस का स्टोरेज हो, केमिकल्स का स्टोरेज हो, ये सब स्टोरेज का काम ये इंक्लूजन बॉडीज करते हैं। उसके बाद सेल के बाहर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है फिम्ब्रे। ये जो फिम्ब्रे होते हैं ये सेल को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अगर कभी कभार किसी भी पेड़ में हो या फिर पत्थर में हो, कहीं पे भी ये बैक्टीरिया को या फिर इस प्रोकैरियोटिक सेल को अटैच होना हो, चिपक के बैठना हो, तो ये फिम्ब्रे हेल्प करते हैं अटैचमेंट। ये याद रखिए। उसके बाद फिम्ब्रे के जैसा कुछ और भी, मतलब फिम्ब्रे से थोड़ा लंबे लंबे चीजें ऐसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनको हम पाइलस बोलते हैं। ये पाइलस सेल को रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। कैसे ये रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, सपोज ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां से एक पाइलस निकला है, ठीक है। सपोज ये सेल वॉल है, यहां से एक पाइलस निकला है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया का दूसरा पाइलस है। तो ये एक दूसरे के पाइलस से ऐसे चिपकते हैं। उसके बाद इसके बीच का जो लेयर होता है ये डिसॉल्व होता है और इस बैक्टीरिया के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल है और इस बैक्टीरिया के अंदर जितने जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज थ्रू पाइलस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया का हेल्प करता है पाइलस। उसके बाद बैक्टीरिया के बाहर कभी कभार कुछ ऐसा जिलेटिनस मतलब शीट होता है, ठीक है। सब बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में ऐसे पूरा मतलब जिलेटिनस शीट होता है जिसको हम ग्लाइकोकेलिक्स भी बोलते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया जो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का जरूरत होता है, तो इनमें ये ग्लाइकोकेलिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है।